हेलो फ्रेंड्स, आज की नई कहानी में आपका स्वागत है। चलिए फिर आज की कहानी को शुरू करते हैं। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहू को जब तीसरी बेटी हुई तो सास ने कहा कि तुम्हारा जो मायके में मकान है उसे बेचकर तुम अपने पति विजय को विदेश भेज दो। कुछ अच्छा कमाएगा तो तुम्हारी बेटियों का भविष्य हो जाएगा। बहू शीतल ने भी अपनी सास की बात मानते हुए, बच्चों का भविष्य देखते हुए अपने मायके का मकान बेचकर विजय को विदेश भेज दिया। उसके बाद जब विजय विदेश में अच्छा पैसा कमाने लगा तो उसकी बहन और माँ ने उसे भड़काना शुरू कर दिया और कहा, तुम शीतल को छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो, तुम्हें 3 बच्चों से छुटकारा मिल जाएगा। उनके कहने पर विजय ने शीतल को तलाक का नोटिस भेज दिया और दूसरी शादी कर ली। लेकिन जब दूसरी बीवी को भी कोई बच्चा नहीं हुआ तो वह अपनी पहली पत्नी और बच्चे की याद में रोने लगा। जब उनसे एक दिन मिलने के लिए गया तो देखा सर्दियों के दिन थे और दरवाजे पर बोरी का पर्दा लटका था। जैसे ही उसने अंदर झांका उसके पैरों तले जमीन निकल गई, क्योंकि अंदर तो लेडी डॉक्टर बाहर आई और कहने लगी, बधाई हो, तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है। यह बात सुनकर विजय के साथ जितने भी लोग बाहर खड़े थे सबके चेहरे पर उदासी थी और शीतल की सास कहने लगी, ये कैसी औरत ब्याह कर ले आए तुम। 6 साल हो गए शादी को, सब कुछ दिया, सारी इच्छाएं पूरी करी, लेकिन इसने हमें एक बेटा नहीं दिया। देखो तो मेरे बेटे का मुंह कितना सा निकल आया है। शीतल की सास अपनी बेटियों से अपना दुखड़ा बांट रही थी। तीनों बेटियां भी मोटे मोटे आंसू बहा रही थी। तभी वहां से नर्स निकली और कहने लगी, क्या बात है, तुम लोग रो क्यों रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि घर में बेटी हुई है, और बेटी तो लक्ष्मी समान होती है। इतने में शीतल की सास ने दोनों हाथ उठाए और कहा, बस करो, दो दो पहले ही पोतियां हैं। मुझे पोता चाहिए था जो मेरे वंश को आगे बढ़ाता और मेरे बेटे विजय का हाथ बताता, लेकिन इसने तो हमें फिर से एक बेटी दे दी। नर्स एक छोटी सी बच्ची को लाई और विजय के हाथ में थमाते हुए बोली, तुम्हारी बच्ची। विजय ने जब छोटी बच्ची का चेहरा देखा तो एकदम से गोल मटोल बिल्कुल विजय जैसा था। नर्स ने उसके बाद शीतल से मिलने के लिए विजय को इजाज़त दे दी। सास एक बार अंदर मिलने तक न आई। विजय अंदर गया और शीतल के पास जाकर बैठ गया। सास और नंद कोई भी कमरे में नहीं गई और बाहर जाते ही मुंह बनाते हुए कहने लगी, इसने तो फिर से बेटी पैदा कर दी, अब भला इसमें शीतल का क्या दोष था। विजय ने पहले तो अपनी बच्ची को सीने से लगाया, फिर शीतल से कहा, कैसी हो शीतल? शीतल कहने लगी, माफ़ कर दो विजय, मैं तुम्हें इस बार भी बेटा नहीं दे पाई। विजय ने अपने आसपास देखा और कहा, तुम फिक्र ना करो, अभी छुट्टी दिलाता हूँ और घर चलते हैं, क्योंकि माँ ज़्यादा देर तक बाहर नहीं बैठ पाएगी। विजय की बातें सुनते ही वह हैरान हो गई। उसने अभी भी एक बच्चे को पैदा किया था, ना कि यहाँ वो नॉर्मल दवाई लेने आई थी और उसे तुरंत घर चलने के लिए कह रहा था। इतने में सास अंदर आई और कहने लगी, कितनी बार तुमसे कहा था, जब तुम पेट से हो तो भगवान से प्रार्थना करते रहो कि मुझे एक बेटा दे, लेकिन तूने तो मेरे विजय की ज़िंदगी में सुख शायद लिखा ही नहीं है। करमजरी, जब से तो इस घर में आई है मेरे विजय की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। उसका हाथ इतना पहले से ही तंग है, ऊपर से 3-3 बेटियां, कैसे खर्च उठा पाएगा वह इसका। यह सब सुनकर शीतल अपने आप को दोषी ठहरा रही थी। उसे भी अपनी बच्ची पर अब खुद बोझ लगने लगी थी। उसके बाद वह सभी लोग घर चले गए। घर पहुँचते ही सबके मूड ऑफ थे। 1 घंटा ही आराम किया होगा और सास ने उसे फिर से किचन के चूल्हे चौके में छोड़ दिया। विजय भी अगले दिन से ही अपने काम पर निकल गया। शीतल की हालत बुरी थी, लेकिन उस पर किसी को दया नहीं आ रही थी। उसने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसे अभी से ही घर के कामों में डाल दिया गया था। विजय का काम भी ऐसा था, जिस दिन काम करता उस दिन ही पैसे मिलते। सास और नंद का व्यवहार भी शीतल के साथ बुरा ही रहने लगा। बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अभी वह 3 महीने की हुई थी कि घर के ऊपर एक और घटना घट गई, जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। विजय काम से लौटा तो उदास चेहरे से अपना माथा पकड़कर बैठ गया। शीतल किचन में काम कर रही थी। जब उसने उसको इस हालत में देखा तो बाहर आई और पूछने लगी, क्या बात है विजय? विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। शीतल एक गिलास पानी ले आई और विजय को देने लगी। इतने में शीतल की सास बाहर आई और कहने लगी, क्या बात है विजय बेटा, आज जल्दी घर पर आ गया। चल अच्छा है, मुझे भी दवाई लेने जाना था, मुझे लेकर चल। इतना सुनते ही विजय एकदम से फट पड़ा और कहने लगा, मैं तुम्हें कहाँ से दवाई दिला कर लाऊं? नहीं है मेरे पास पैसे, नौकरी छूट चुकी है मेरी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इस घर के खर्चे कैसे चलाऊंगा, मैं तो पागल हो जाऊंगा। शीतल सुनकर हक्का बक्का रह गई। सास का मुंह भी खुला का खुला रह गया और फिर छाती पीट पीट कर कहने लगी, मेरी बेटे की किस्मत कैसी है, कैसी मनुष्य लड़की मेरे बहू बनकर आई है। जब से घर में शादी होकर आई है मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी। सास ने सारी अलावला ले लेकर शीतल पर डाल दी। शीतल अपने आप को मुजरिम समझ रही थी। सास चिल्लाकर कहने लगी, अब जाकर खाना तो लगा दे मेरे बेटे के लिए, देख नहीं रही मेरा बेटा कितना परेशान है। 3-3 बिटियां पैदा करके मेरे बेटे पर इतना बोझ डाल दिया है। और फिर सर पकड़कर वह भी चारपाई पर लेट गई। शीतल ने विजय को खाना दिया, लेकिन उसने भी मना कर दिया। शीतल उदास मन से कमरे में चली गई। अभी सिलसिला जारी रहा। घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ऊपर से घर बैठी 3-3 जवान लड़कियां, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। यह बात अलग है कि वह सारा दिन बैठी बैठी पलंग तोड़ती थी, अपनी भाभी की कोई मदद नहीं करती थी, ऊपर से उन्हें परेशान किया करती थी।
घर का खर्च मुश्किल हो रहा था। शीतल बड़ी कंजूसी से घर का खर्चा चला रही थी। इसके बावजूद भी पैसे कम पड़ रहे थे। एक दिन खड़ी अलमारी को देख रही थी और पैसे गिनने लगी तो देखा बच्चों के दूध के पैसे हटाकर सब्जी और दाल के पैसे भी कम पड़ रहे थे। जितने भी पैसे बचा बचा कर रखे थे सब खत्म होने जा रहे थे। इतने सास कमरे में आई और कहने लगी, शीतल तुम कुछ छुपा रही हो अलमारी में? कुछ नहीं, बस मैं पैसे गिन रही थी, घर कर्ज कैसे चलाना है बस वही सोच रही थी। सास ने कहा, पैसे वहीं रखो और मेरे पास आकर बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। सास का इतने प्यार से बुलाना और अपने पास बिठाना उसे कुछ अजीब लगा। आज से पहले मेरी सास ने मुझसे इतने प्यार से बात नहीं की थी। वह भी चुपचाप जाकर उनके पास बैठी। सास कहने लगी, मेरे दूर के रिश्तेदार का फ़ोन आया था, उसका बेटा अमेरिका में रहता है, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर अगर मैं विजय को भेज दूँ तो उसकी वहाँ अच्छी खासी नौकरी लग सकती है और अच्छे खासे पैसे भी कमा सकता है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन तुम चाहो तो हम विजय को अमेरिका भेज सकते हैं। शीतल खुश हो गई। माँ जी, ये तो अच्छी बात है, अगर विजय की वहाँ नौकरी लग जाएगी तो घर के हालात सुधर जाएंगे। बताओ माँ, क्या तरीका है जिससे हम विजय को बाहर विदेश भेज सकें? तब सास ने शीतल के सर पर हाथ रखा और कहने लगी, तेरे जो मायके में मकान है वहाँ पर बस तेरी माँ के अलावा तो कोई रहता नहीं है। भाई तेरे है नहीं, एक कामवाली और तेरी माँ ही तो है। तुम अपनी माँ से कहो कि वह मकान बेचकर विजय को बाहर भेजने में हमारी मदद करे। वैसे भी तुमने 3-3 बिटिया पैदा करके विजय के सर पर बोझ तो डाल ही दिया है, अब उसको कैसे न कैसे तो निपटना ही पड़ेगा। तुम्हारी माँ कहीं ना कहीं आसपास किराए का मकान लेकर रह ही लेगी, जो भी किराया भाड़ा होगा विजय वहाँ जाके दे दिया करेगा। सास की बातें सुनकर तो शीतल हक्का बक्का रह गई। कहने लगी, माँ जी, वह मकान तो बहुत ज़्यादा कीमत का है। हाँ, इसलिए तो कह रही हूँ, इतनी कीमत का है तो क्या सजा कर रखना है? नहीं माँ जी, वह मेरे पापा का मकान है। तो क्या हुआ, पापा का है, पापा तो चले गए ना, माँ का खर्चा विजय उठा लेगा। तुम वह मकान बेचो और विजय को विदेश भेजो, नहीं तो फिर मैं विजय से कहती हूँ कि तुम्हें अभी के अभी घर से बाहर निकाल दे। वैसे भी उस 3-3 बेटियों को रखकर करना ही क्या है। सास की बात सुनते ही शीतल के पैरों तले ज़मीन निकल गई। शीतल के पास कोई और चारा भी नहीं था, उसे इस घर में रहना भी था। अगले दिन अपनी माँ के घर गई। माँ उसे देखते ही खुश हो गई और अपने सीने से लगा लिया। शीतल रोने लगी और उसे सारी कहानी बताई। माँ, तुम यह मकान बेच दो ताकि मैं विजय को विदेश भेज सकूं। 3-3 बिटिया पैदा करके वैसे भी मेरी घर में कोई अहमियत नहीं है, अहमियत कम हो गई है, और अगर मैंने विजय को पैसे देकर बाहर नहीं भेजा तो मुझे तलाक भी दे सकते हैं। शीतल माँ के कदमों में बैठकर रोने लगी। माँ ने उसे उठाया, अपने सीने से लगाया। कहने लगी, बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे मकान बेचने से तेरा घर बसता है तो तू ये पेपर ले जा और ये मकान जहाँ चाहे बेच दे, मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिन की मेहमान हूँ, जैसे तैसे दिन काट ही लूँगी। उसके बाद शीतल पेपर्स लेकर अपने घर आ गई और विजय को थमा दिए। पेपर देखते ही सास के चेहरे पर एक रौनक सी आ गई और जल्दी ही विजय ने एक प्रॉपर्टी डीलर से बात करके उस मकान को अच्छे दामों पर बेच दिया। विजय बहुत खुश हुआ, कहने लगा, माँ, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, इसमें तो मैं आराम से विदेश जाकर सारे खर्चे उठा सकता हूँ। सास और बहन भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हाँ बेटा, जा जा और अपना भाग्य चमका, तेरे को किस्मत ने एक अच्छा मौका दिया है। सास ननद और विजय की बातें सुनकर शीतल का चेहरा मुरझा गया था। इन लोगों ने उसकी माँ को दर बदर करके कैसे सुकून की सांस ली थी। उसके बाद विजय कमरे में आया और शीतल के पास बैठकर कहने लगा, देखो शीतल, तुम चिंता मत करो और तुम्हारी तीनों बेटियों का भविष्य सुधर जाएगा और तुम्हारा मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा। विजय इतने प्यार से बात कर रहा था क्योंकि उसके ऊपर अभी उसके मकान के पैसों का एहसान था। लेकिन जैसे ही शीतल की सास ने सुना कि विजय शीतल से प्यार से बातें कर रहा है, उसने तुरंत ही उसे आवाज़ लगाई और बाहर बुला लिया। विजय, खाना खा लो। विजय ने बैठकर खाना खाया और बेचारी शीतल अंदर मुरझाए मन से बैठी रही। उसे किसी ने खाने तक का नहीं पूछा। उसके दिन कुछ दिन बाद ही विदेश जाने की तैयारी शुरू होने लगी और फिर विजय विदेश जाने के लिए निकलने लगा। जाते जैसे शीतल को आश्वासन दिया, शीतल, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं वहाँ से अच्छे खासे पैसे भेजते रहूँगा। अब हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा और हमारी बेटियों का भविष्य भी बन जाएगा। दोनों बड़ी बेटियां भी माँ का पल्लू पकड़े पापा को जाते देख रही थी और माँ से पूछ रही थी, माँ, पापा कहाँ जा रहे हैं? शीतल की आंखों में आंसू थे। वह तो ये सोच रही थी कि विजय के रहते इस घर में उसकी बिल्कुल भी अहमियत नहीं थी, तो उसके जाने के बाद सास नंद उसका जीना हराम कर देंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। घर के सारे कामों का बोझ शीतल पर डाल दिया गया। यहाँ तक कि उसे गली मोहल्ले में यह भी बदनाम कर दिया गया कि इसने ही विजय को विदेश भेजा है कमाने के लिए, क्योंकि इसके खर्चे पूरे ही नहीं होते। अब गली मोहल्ले वाले भी शीतल की बुराइयां करने लगे। जो कोई भी पास पड़ोस का घर में आता, सास उसके सामने रोना धोना लेकर बैठ जाती। कहती, 3-3 बेटियां पैदा करके रख दी हैं, उनकी शादी ब्याह कैसे होंगे? आजकल तो इतना दहेज देना पड़ता है, ये तीनों बच्चे तो हम पर बोझ बन गई हैं। जो भी सुनता सास की बात में हाँ मिलाता और बेचारी शीतल सुनकर अपना मुंह मुरझा लेती। बेटियां भी बड़ी हो रही थी, सब समझती थी। माँ से पूछती, माँ, हम क्या बोझ हैं? बोझ क्या होता है? दादी हमारे बारे में ऐसा क्यों कहती है?
शीतल कोई जवाब नहीं दे पाती और चुप हो जाती। पहले 2 महीने तो विजय का कोई भी काम नहीं लगा, लेकिन अगले 2 महीने बाद विजय की अच्छी खासी नौकरी लग गई। अब वह अच्छा पैसा कमाने लगा था, लेकिन जो भी पैसे भेजता सास के अकाउंट में आते थे, क्योंकि सास ने विजय के जाने से पहले अपना अकाउंट खुलवा लिया था। शीतल ने सास से कहा कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, बच्चों का एडमिशन कराना है। सास ने सुनते ही कहा, क्या करना है लड़कियों को पढ़ाकर, वैसे भी पढ़ाई करके कहाँ जाएंगी, शिक्षा पर इतना पैसा वेस्ट करना बेकार है। इन्हें घर का काम सिखाओ, ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ा लिखा कर सब बेकार ही हो जाना है। सास की बातें सुनकर शीतल हक्का बक्का रह गई। तभी उसे याद आया कि माँ का मकान बेचकर ही तो विजय को विदेश भेजा है, माँ के मकान का किराया भी भरना है। अब वह ये सब कहने ही वाली थी, इतने में बड़ी नंद बाहर आ गई और कहने लगी, भाभी तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है, विजय जब से गया तुम्हारे से एक बार भी बात नहीं की है और तुमसे तुम्हारी बेटी से पीछा भी छुड़ाना चाहता है, तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आती है। शीतल चुप हो गई, जो कि सच भी था। अभी तक जब से विजय विदेश गया था उसने एक बार भी शीतल से बात नहीं की थी। उसके बाद नंद और सास खर्च का हिसाब किताब लगाने लगी, लेकिन उस खर्च के हिसाब में बेटियों के लिए कोई भी खर्चा नहीं था। शीतल के पास कोई फ़ोन भी नहीं था जिस पर विजय से बात कर सकती, इसलिए वह एक दिन पड़ोस की आंटी के पास गई और उनका फ़ोन लेकर विजय को फ़ोन लगा दिया। काफ़ी बार बेल बजने के बाद विजय ने फ़ोन उठाया। शायद वह थका था और ऑफिस से लौटा था। शीतल ने विजय से कहा, विजय मुझे कुछ पैसे भेज दो, बच्चों का एडमिशन कराना है। जो तुमने पैसे भेजे सासू माँ ने मुझे भी पैसे नहीं दे पा रही है, आप मुझे अलग से पैसे भेज दीजिए जिससे मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। उधर शायद विजय थका हारा ऑफिस से आया था, इसलिए गुस्से में बोला, मैं कब तक तुम्हारा पूरा करूँगा, तुम्हारा तो पैसे से पेट ही नहीं भरता, कितने पैसे मैं घर भेजूँ, थक चुका हूँ मैं पैसे देते थे। अभी 2 दिन पहले ही तो तुमने माँ से फ़ोन करके पैसे मांगे थे कि बच्चों को नए कपड़े लेकर आने हैं। ये बच्चे नहीं मेरी जान का जंजाल बन चुकी है, मैं कब तक इन बच्चों को झेलता रहूँगा। ना मुझे वहाँ सुकून था और ना ही मुझे यहाँ सुकून है। मैं और पैसे नहीं दे सकता और आगे से मुझे फ़ोन करने की भी ज़रूरत नहीं है। और झट से ही फ़ोन काट दिया। शीतल फ़ोन की तरफ धक्का बक्का देखती रह गई। उसने तो अभी तक माँ जी से कहकर विजय से कोई पैसा नहीं मंगवाया था। वह उदास मन से अपने घर लौट आई। घर लौटी तो देखा सास किसी से बात कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही करीबी इंसान है। जब वह और अंदर आई तो सुना सास कह रही थी कि देखा तेरी बीवी को सारा दिन बाहर घूमती है और तेरी शिकायतें लगाती फिरती है पड़ोसियों के साथ, उसका उठना बैठना ज़्यादा हो गया है। शीतल ये सब सुनते ही हैरान हो गई। उसके पति विजय ने फ़ोन काटते ही तुरंत अपनी माँ को फ़ोन कर दिया था, लेकिन शीतल चुप रही और चुपचाप किचन में चली गई। बड़ी नंद किचन में आई और कहने लगी, भाभी आलू गोभी की सब्जी बना लो, बड़ी ज़ोरों की भूख लगी है, पता नहीं कब से बाहर घूम रही हो। शीतल की तीनों बच्चियां बाहर खेल रही थी। तीनों के कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे थे। बच्चों को देखकर शीतल सोचने लगी, इसके बाप के पास उनके लिए 1 रुपये नहीं है कि इनको शिक्षा दिला सके, और यहाँ घर में नए नए पकवान बनने की फरमाइशें होती हैं। आए दिन शॉपिंग करने जाया जाता है। घर में सास ड्राई फ्रूट्स लाती है और अपने आप खा लेती है। शीतल का खून खोल रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब पति साथ नहीं देता तो वह किससे शिकायत करती। एक तरफ शीतल ने अपनी माँ को भी घर से बेघर कर दिया था। अब किससे जाकर अपना दुखड़ा रोती। अपनी सास और पति की बातों में आकर उसने अपनी माँ के साथ अन्याय ही कर दिखाया था। अगले दिन सास शीतल से बोलने लगी, शीतल सामने दर्जी की दुकान है और ये कुछ मेरी बेटियों के कपड़े हैं, इन्हें जाकर दर्जी को दे आओ, शादी आने वाली है। शीतल ने चुपचाप खुशी से बैग पकड़ा और अपनी बड़ी बेटी का हाथ पकड़कर जाने लगी, जबकि शीतल खुद के कपड़े कुछ फटे थे, बेटी के पैरों में चप्पल तक न थी और उसकी सास और नंद अपनी फरमाइशों में पूरी कर रही थी। जैसे ही शीतल बाहर निकली, माँ ने फिर से विजय को फ़ोन लगा दिया। विजय के दिमाग में कल वाली बातें घूम रही थी। वह कहने लगा, माँ ये कितने पैसे मांगती है बच्चों के खर्चे के लिए, मैं क्या करूँ, मैं थक चुका हूँ, मैं डबल ड्यूटी करता हूँ, लेकिन तुम लोगों के खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। क्या मैं सारी ज़िंदगी इसी तरह यहाँ विदेश में रहकर कमाता रहूँगा, मुझे उम्र भर बस यही रहना पड़ेगा। तब इस बात पर सास कहने लगी, बेटा बस बस मैं यही कहना चाह रही थी, अब बस तूने बहुत कमा लिया है, तो कब तक इन तीनों बच्चों का बोझ संभालेगा। कल को ये बड़ी होंगी तो इनका कहाँ से दहेज जुटा रहेगा, और कल को अगर कोई सी भी घर से भाग गई तो ऊपर से बदनामी होगी। इसलिए मैं तुमसे अपने दिल की बात कह रही हूँ, तुम शीतल को तलाक दे दो और दूसरी शादी कर लो, इसका यही इलाज है। यह करम जली तो तुझे बेटा पैदा करके नहीं दे सकती। माँ की बात सुनते ही विजय को एकदम से धक्का लगा, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में यह बात बैठ गई। अच्छा पैसा कमाने लगा था और ढलती उम्र की बीवी शायद उसे भी पसंद ना आती, और वैसे भी 3-3 लड़कियों को जन्म देने के साथ साथ आज तक विजय का रिश्ता शीतल के साथ कुछ अच्छा भी नहीं था। पहले तो विजय ने काफ़ी आनाकानी की, लेकिन बहुत जोर देने के बाद आखिर विजय मान ही गया। शीतल घर वापस लौटी तो देखा सास मुस्कुरा रही थी और तीनों नंद उसके आसपास बैठी इतरा रही थी, जैसे पता नहीं क्या खुशी मिल गई है। सास ने कहा, शीतल अब तुम अपना सामान पैक कर लो, इस घर से दफ़ा हो जाओ, मेरे बेटे ने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है। शीतल को एकदम से धक्का लगा।
अभी अभी तो वह इस घर के सारे काम करके आ रही थी। इससे पहले कि वह कुछ बोलती, सासू माँ का मोबाइल फिर से बजा। सास ने तुरंत फ़ोन उठाया और स्पीकर ऑन करके शीतल को दे दिया। शीतल ने विशाल से कहा, विशाल, यह तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? उधर से विशाल ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ अब और नहीं रह सकता और बहुत जल्दी ही वकील तुम्हारे पास तलाक के पेपर लेकर आ जाएगा। उन पेपरों पर चुपचाप साइन कर देना। शीतल के हाथ से फ़ोन गिर गया और वहीं घबराई हुई बैठ गई और फिर ना जाने कितनी देर तक बैठी रोती रही। अपनी सास की मिन्नतें करती रही कि मेरे साथ ऐसा ना करो, मुझे इस घर में जगह दे दो। सास ने उसे धक्का देते हुए कहा, जा, मेरी नज़र से दूर हो जा, और जब तक मेरे बेटे के तलाक के पेपर नहीं आते तो तब तक इस घर में रह सकती है। उसके बाद तू यहाँ से जा सकती है। और फिर अगले ही एक हफ्ते में विजय ने तलाक के पेपर भी भिजवा दिए। तलाक के पेपर लेते ही सास ने कहा, इस पर साइन करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। शीतल ने तीनों बेटियों का हाथ पकड़ा और बाहर निकल गई। अब उसके पास रहने का कोई भी ठिकाना नहीं था। माँ को तो उसने पहले ही बेघर कर दिया था। उसके हाथ में बस जो दर्जी से पैसे लाई थी कुछ बचे हुए वही थे। शीतल अपने बच्चों के साथ चले जा रही थी। उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसकी एक सहेली है, शायद उसकी मदद कर सके। वह अपनी सहेली के दरवाजे पर गई। उसकी सहेली दरवाजे पर देखकर उसे हक्का बक्का रह गई, लेकिन उसने भी उसे पनाह देने से मना कर दिया, क्योंकि वह भी बच्चों वाली थी और उसे अपने पति को काफ़ी जवाब देने पड़ते। इसलिए उसने उसे अपने आसपास रोकने से मना कर दिया। शीतल ने अपनी सहेली की बहुत ज़्यादा मिन्नतें की। उसके बाद उसकी सहेली को उस पर थोड़ी सी दया आ गई। उसने कहा, मैं तुझे घर में तो नहीं रख सकती, हाँ, इस साइड में प्लॉट खाली पड़ा है, ये हमारा ही है, तू चाहे तो इसमें अपना कुछ छप्पर डालकर रह सकती है। मैं इसके लिए अपने पति से परमिशन भी मांग लूँगी और वह मान भी जाएंगे। और इस तरीके से शीतल अपने तीनों बच्चों को लेकर वहाँ बोरियां डालकर अपने लिए घर बनाकर रहने लगी। उसकी तीनों बेटियां हमेशा उससे पूछती थी, माँ, क्या बात है, आप क्यों रोती रहती हो? वह उन्हें क्या जवाब देती? वह सब छोटी थी। उसकी सहेली से जो बन पड़ता था उसके लिए वह करती थी। उसके बदले में अपनी सहेली के कुछ घर के काम कर दिया करती थी। और उधर कुछ समय बाद विजय भी अमेरिका से काफ़ी सारा पैसा कमाकर घर आ गया था। माँ ने उसकी शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी और लड़की भी देख रखी थी। जब हाथ में पैसा होता है तो कुंवारी लड़की भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। विजय एक जवान और खूबसूरत लड़की को पाकर बहुत खुश था। विजय की उससे शादी भी हो गई। विशाल तो विजय तो नई नवेली दुल्हन को देखकर जैसे मानो अपनी बीवी शीतल और अपनी बच्चियों को भूल ही चुका था। दिन गुजरने लगे। अब इंतजार था विजय को अपने बेटे का और शीतल की सास को अपने पोते का। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते और इंतजार करते करते पूरा 1 साल बीत गया। अब विजय की व्याकुलता बढ़ने लगी थी। उसे अब तक बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए उसने एक दिन अपनी पत्नी को चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गया कि डॉक्टर साहब, बताइए क्या प्रॉब्लम है? अभी तक मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा है, ये मुझे कब एक बेटा पैदा करके दे सकेगी? डॉक्टर उसकी बात सुनकर हक्का बक्का था। वह गंवारों की तरह बातें कर रहा था। डॉक्टर नर्स ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, लड़का और लड़की होना औरत के हाथ में नहीं होता। फिर बहुत जिद करने के बाद डॉक्टर ने विजय की दूसरी पत्नी का चेकअप किया और उसे कल आने के लिए कहा। अगले दिन जब विजय अपनी पत्नी की रिपोर्ट लेने गया तो डॉक्टर ने उसे कुछ ऐसा सुनाया कि उसके पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी पत्नी कभी भी माँ नहीं बन सकती, और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। विजय मायूस चेहरे से वापस घर लौट आया। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई है। उसे अपने तीनों बच्चियों की याद आ रही थी और औलाद न होने का दर्द भी पता चल रहा था। अब वह दिन रात सिर्फ शीतल और अपने बच्चों को याद करके रोता रहता। अपनी माँ से रोज़ पूछता, माँ, आखिरकार शीतल कहाँ चली गई? माँ जवाब देती, मैं खुद नहीं जानती कि वह कहाँ चली गई है। विजय ने उसे काफ़ी शहर में ढूंढा, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं लगा। विजय शीतल को ढूंढता हुआ उसकी माँ के घर भी पहुंचा, लेकिन माँ ने जब यह सुना कि उसकी बेटी को तलाक देकर धक्के मारकर कब का निकाल दिया गया है, उसके तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। विजय जान चुका था कि शीतल अपनी माँ के घर भी नहीं आई है। विशाल ने अपनी सास से कहा, माँ जी, कुछ तो आपको पता होगा, वह कहाँ जा सकती है? तब कुछ याद करने पर शीतल की माँ ने उसके कुछ दोस्तों के नाम बताए, उनके घर के पते भी बताए। उसके बाद बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार विशाल शीतल को ढूंढने में कामयाब हो गया। जैसे वह उससे सहेली के घर पहुंचा, उस सहेली ने दरवाजे से ही विजय को बताया कि शीतल यहाँ हमारे साइड वाले प्लॉट में छप्पर डालकर रहती है। और जैसे ही विजय उस घर में पहुंचा, वह देखकर हैरान रह गया। घर नहीं था, वह तो बोरी से ढका एक कमरा था, जिस पर पर्दे के तौर पर जैसे बोरियां लटकी हुई थी। उनमें भी बहुत ज़्यादा छेद थे। विजय बहुत ही भारी कदमों से उस घर में घुसने की कोशिश करने लगा। सर्दियों के दिन थे, कपकपाती सर्दी पड़ रही थी। विजय ने अपने ऊपर कोट पहना था, टोपा भी पहना था, लेकिन जैसे ही वह बोरी हटाकर अंदर की तरफ झाँका, अंदर का नज़ारा देखते ही विजय के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सामने एक छोटी सी चटाई पर उसकी तीनों बच्चियां लेटी हुई थी। एक कोने में शीतल मशीन पर कुछ झुकी बैठी थी, शायद वह अपना गुजारा कपड़े सिलकर कर रही थी। एक कोने में टूटा सा मटका रखा था।
घर में चारपाई के नाम पर कोई चीज़ नहीं थी। थोड़ी सी आहट हुई तो शीतल ने अपनी गर्दन उठाकर देखा और बहुत ही लड़खड़ाती आवाज़ में कहा, कौन है? शायद वह गरीबी और परेशानी से इतनी थक चुकी थी कि जल्दी ही बूढ़ी भी होने लगी थी। विजय लड़खड़ाते हुए पैरों से शीतल के पास बैठा और कहने लगा, शीतल, मैं विजय हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वह वहीं बैठकर रोने लगा। शीतल के हाथों से कपड़ा छूट गया। तीनों बेटियां भी आवाज़ सुनकर बैठ गई। तीनों बच्चियां घबरा गई थी और उठकर अपनी माँ के सीने से लग गई। विजय कहने लगा, आओ बच्चियों, बच्चे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा पापा। छोटी वाली बेटी तो पापा को देखते ही रोने लगी। उसे नहीं मालूम था कि कौन है। शायद वह डर गई थी। और दोनों बड़ी बेटियां भी घबरा कर अपनी माँ के साथ सीने से चिपक गई। बोलने लगी, हमें नहीं जाना है अपने पापा के पास। जब बड़ी बेटी ने इस तरह से कहा तो विजय को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने कहा, शीतल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपनी माँ और बहनों के कहने में तुम्हें तलाक दे दिया। मैंने जानने तक की कोशिश नहीं की कि तुम किस परेशानी में हो। तुम एक समझदार लड़की थी। तुमने मेरा हर हालात में सहायता दी, यहाँ तक कि मुझे पैसे का अरेंजमेंट करके दिया, अमेरिका भेजा, और मैंने यहाँ तुम्हारे हाल तक नहीं पूछे। ये मेरी बेटियाँ हैं, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें एक अलग घर लेकर दूंगा। तुम अपनी बेटियों के साथ वहाँ पर रहना। मैं तुम्हारा सारा खर्चा दूंगा। शीतल उसकी तरफ देख रही थी और रो रही थी। उसकी बेटियाँ 2 दिन से भूखी थी और फिर कुछ दिन बाद ही विजय ने उनके लिए एक अलग घर खरीद दिया और शीतल अपनी तीनों लड़कियों के साथ वहाँ रहने लगी। लेकिन होनी अभी और आनी थी। कुछ दिनों बाद ही विजय का एक्सीडेंट हुआ और उसकी एक टांग काटनी पड़ी। अब वह अपाहिज हो चुका था और अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पा रहा था। उसकी दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। तीनों बहनें घर बैठी बैठी बूढ़ी हो गई थी। उनके लिए कोई रिश्ता नहीं आया। उधर विजय की माँ को भी गंभीर बीमारी लग गई। अब खाना खाने तक के लिए लाचार थी। शीतल और उसकी बच्चियों की शायद इस घर को बुरी दुआ लगी थी जो उनका ये हश्र हुआ था। शीतल की सास रोज़ विजय से कहती कि मुझे एक बार शीतल के पास ले चलो, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है। लेकिन विजय तो खुद ही अपाहिज था। उसने कहा, माँ, शायद हमें हमारे किए की सज़ा मिल गई है और इस सज़ा की अब कोई माफ़ी नहीं है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या शीतल को फिर से लौटकर विजय के पास आ जाना चाहिए, उसे माफ़ कर देना चाहिए और एक मौका देना चाहिए, या फिर उसे अपनी बच्चियों के साथ अलग ज़िंदगी बितानी चाहिए? अपनी राय ज़रूर बताइएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।